हेलो फ्रेंड्स, आर के अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे वैदिक कालीन सभ्यता की, यानी वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो यहाँ से देखते हैं, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में नवीन सभ्यता का विकास हुआ। उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है वैदिक सभ्यता। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यानी सिंधु सभ्यता, यानी पिछली वीडियो में जो हमने सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में जाना, किस तरीके से उसका पतन होता है उसके बारे में जाना, तो दोस्तों वहीं से इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो भारत में एक नवीन सभ्यता का उदय हुआ, उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद भारत में जो नवीन सभ्यता का विकास हुआ, उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से दोस्तों यहाँ पर इसे जाना जाता है। वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से होती है। तो वेद दोस्तों कौन हैं, आपको याद होना चाहिए और याद रखना भी चाहिए कौन कौन से वेद हैं। तो वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से बात हम करेंगे वैदिक काल से, यानी वैदिक काल का जो समय है वो यहाँ पे समय देखते हैं 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो वैदिक काल का समय कहलाता है। ऋग्वैदिक काल और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में क्या हुई, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, वो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक दोस्तों। अब इसका जो समय था वो समय यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है, यानी पूर्व वैदिक काल कहलाता है दोस्तों। तो इसको दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूर्व वैदिक काल। ठीक, इसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय था, यानी जहाँ से समय खत्म होता है वहीं से इसकी समय की शुरुआत हो जाती है। तो इसका जो समय होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो समय था वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। इसकी जानकारी के दोस्तों जो स्रोत हमारे पास हैं वो हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से इसकी जानकारी हमें मिलती है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। ठीक है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद वैदिक शब्द वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। तो यहाँ से दोस्तों एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है आर्यों का आगमन भारत में कब होता है। तो वैदिक काल में आर्यों का आगमन दोस्तों भारत में हुआ। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आर्य शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखते हैं वैदिक जो शब्द है वो वेद से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है। फिर दोस्तों उसके बाद देखते हैं यहाँ से आर्यों का मूल निवास स्थान। तो दोस्तों आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में जो विद्वान हैं उनमें मतभेद हैं। ठीक है। तो जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लोगों का मतभेद थे, अलग अलग अपने विचार देते हैं किस तरीके से उसका उद्भव होता है, उसका पतन होता है, तो उसी तरीके से आर्यों का जो मूल निवास स्थान है यहाँ पर भी इतिहासकार या जो विद्वान हैं ये एक मत नहीं है। तो सबसे पहले मैक्स मूलर ने बताया कि ये मध्य एशिया के निवासी हैं। ठीक है। उसके बाद संपूर्णानंद ने बताया ये आल्पस पर्वत यानी या यूरेशिया के ये निवासी हैं। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने बताया ये उत्तरी ध्रुव के निवासी हैं। उसके बाद दयानंद सरस्वती ने बताया ये तिब्बत के निवासी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 मत हमें मिले और चारों मत क्या हैं, वो अलग अलग तरीके के हैं। लेकिन जो सर्वाधिक मत था वो यही माना गया कि मैक्स मूलर का जो कथन था उस कथन पर विचार किया गया कि ये मध्य एशिया के निवासी हैं। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों देखते हैं आर्यों की सभ्यता। तो आर्यों की सभ्यता दोस्तों ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक। और वहीं पर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता मतलब कैसे लोग रह रहे थे, शहरी नगरीय सभ्यता थी यहाँ पे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर्यों की सभ्यता कैसी हुई, आर्यों की सभ्यता ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक। आर्यों की भाषा कैसी थी दोस्तों, आर्यों की भाषा यहाँ पर संस्कृत थी। ठीक है। फिर उसके बाद आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे, यानी पंजाब और अफगानिस्तान का जो एरिया है उसमें आकर वो बसते हैं यहाँ पे। ठीक है। और जहाँ पर वो बसे उससे क्या कहा गया, सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया।
ठीक दोस्तों, तो यहाँ से 2-4 पॉइंटों को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आर्य कहाँ के निवासी थे, मूल निवास स्थान में हम देखते हैं, तो उससे पहले गौर करेंगे तो मध्य एशिया, इसको देख लेते हैं। फिर उसके बाद कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाल गंगाधर तिलक ने अपना कौन सा मत दिया, उन्होंने बताया कि उत्तरी ध्रुव के। फिर उसके बाद दयानंद सरस्वती, ये तिब्बत इन्होंने बताया, ठीक है। संपूर्णानंद ने बताया ये आल्पास पर्वत यानी यूरेशिया, ठीक है, यहाँ के ये निवासी थे। उसके बाद दोस्तों पूछता है आर्यों की सभ्यता कैसी है, तो ये ग्रामीण सभ्यता है। भाषा इनकी कैसी है, तो इनकी भाषा थी संस्कृत। और आर्य सबसे पहले कहाँ पर आए, पंजाब और अफगानिस्तान में आकर ये बसे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत। तो दोस्तों यहाँ पर भी उसकी जानकारी के बहुत से स्रोत यहाँ पर हमारे पास हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें स्रोत होगा पुरातात्विक और साहित्यिक, दोनों स्रोत हमारे पास मौजूद हैं। तो दोस्तों देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन चीज़ों को शामिल किया गया। तो दोस्तों पुरातात्विक स्रोत में यहाँ पर शामिल किया गया बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है। इस अभिलेख में क्या है, इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। अभिलेख तो आपको पता ही होगा क्या होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आते हैं पूर्व वैदिक काल, इसमें गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए, ठीक। उसके बाद दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रित धूसर मृदभांड, तो दोस्तों मृदभांड होते हैं घड़ा, मटका जो होता है, ठीक है। तो उनसे जो है जानकारी हमें उस वक्त की जानकारी हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिली, उत्तर वैदिक काल की जानकारी दोस्तों हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आते हैं साहित्यिक स्रोत। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद, यानी इसमें वेद आएंगे। तो सबसे प्राचीन वेद है ये, इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। प्रथम और 10वां मंडल सबसे नवीन है, यानी सबसे अंत में जोड़ा गया। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है, ठीक। और 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। तो दोस्तों यहाँ से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कभी कभी पूछता है इसके संकलनकर्ता कौन से हैं, तो इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। फिर इसमें कितने मंडल हैं, तो मंडलों की संख्या 10। सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त। ऋचाएँ कितनी हैं, 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। और दोस्तों प्रथम और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, यानी जब अंत में जोड़ा गया तो वो सबसे नया है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर पूछता है गायत्री मंत्र, ठीक है। तो ये जो गायत्री मंत्र है दोस्तों, ये तो गायत्री मंत्र ये विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के दूसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी जो गायत्री मंत्र है किस देवता को समर्पित है, ये सूर्य देवता को समर्पित है, ठीक है, यानी सावित्री को समर्पित है यहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आता है दशराज युद्ध। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक दोस्तों। फिर उसके बाद 9वें मंडल में सम देवता का यहाँ पर वर्णन है। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ से 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, ठीक है ना हमें, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का वर्णन किया गया, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक दोस्तों। तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है ये, ठीक। आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ से प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद वैदिक साहित्य में शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है, ठीक दोस्तों। ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का विशेष महत्व है। फिर उसके बाद ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। फिर दोस्तों उसके बाद आता है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान, और इसे भारतीय संगीत का जनक
कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट। शाम का शाब्दिक अर्थ गान हो जाएगा और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया दोस्तों। तो याद रखिएगा और ध्यान में इसको रखिएगा। फिर उसके बाद इसमें दोस्तों क्या था, इसमें यज्ञ के नियम और विधियों का वर्णन है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद आता है अथर्ववेद, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में जादू टोना और वशीकरण आदि का वर्णन है, ठीक है। यानी इसमें जादू टोना है, वशीकरण है, ठीक है, इसका वर्णन अधिक किया गया है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी श्रेष्ठ वेद भी इसे कहा जाता है। ये सबसे बाद का वेद है, यानी ऋग्वेद पहला वेद और अथर्ववेद सबसे अंत का वेद, यानी सबसे वो लास्ट का वेद है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है, इसे 2 भागों में बांटा गया, पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके साथ साथ दोस्तों हमने जाना ऋग्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में और अथर्ववेद के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए RK एकेडमी के साथ। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स करें। थैंक यू।